सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा तुम सबसे एक सवाल है, और वो ये, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर इंसान गॉड्स, डीमंस और मॉन्स्टर्स की गुलामी छोड़कर उन्हें ही चुनौती देना शुरू कर दे तो क्या होगा? अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो डोंट वरी गाइस, तुम्हारे इसी सवाल का जवाब देने के लिए अ गुड डे टू एक्सटेंडेड सीरीज लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ। और इस सीरीज में तुम्हें हर एक सिनेरियो में इसका जवाब बार बार मिलता रहेगा। तो बात करते हैं अ गुड डे टू एक्सटेंडेड सीरीज की। ये एक शानदार एनिमेटेड दूंगा सीरीज है जो की काफी फेमस ऑथर जिनका नाम जाइजू है, जिनके नॉवेल्स के भाई पूरी दुनिया में बोलबाला है। यह सीरीज उन्हीं के नॉवल का एडेप्टेशन है। जाइजू अपने नॉवेल्स में जो डेप्थ और जो वर्ल्ड बिल्डिंग वो करते हैं ना, उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। स्पेशली अगर तुम एक नॉवल फैन हो तो तुमने राइज ऑफ ह्यूमैनिटी और 9 चिल्ड्रंस के बारे में तो सुना होगा। और इनका ऑथर भी जाइजू है और इन दूंगास के भी बहुत ही जल्द एडेप्टेशन देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कहानी के बारे में। सो गाइस, ये कहानी एक हॉरर टाइप के दूंगा के ऊपर बेस्ड है। और हमारी कहानी का एक लड़का जिसका नाम जुइंग, जो कि इस पूरी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, कैसे वो एक मामूली इंसान से गॉड बनने तक का सफर तय करता है, इसी को हम जानने वाले हैं। ये कोई सिंपल हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जो कि उन डाइटीज के अगेंस्ट है जो कि इंसानों को अपना आम शिकार समझते हैं। यहाँ पर मेजरली 2 पावर फैक्टर ना काम करती है उसके अगेंस्ट, लेकिन जू किंग अपना इरादा थाम लेता है कि जो सदियों से पुराना सिस्टम जो कि तब से चलता हुआ आ रहा है और इंसानों का जीना बेहाल कर रखा है, इसे तो मैं उखाड़ फेंकूंगा। और बस इसी इरादे के साथ वो इस सफर पे निकल पड़ता है। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, बल्कि उस झूठ को तोड़ने का सफर है जो दुनिया पर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। अब गाइस, तुम सोचोगे कि आखिर इस दूंगा को क्यों देखना चाहिए? वेल, इसका आंसर भी है मेरे पास। अगर गाइस तुम लोगों को ऐसे दूंगा पसंद है, स्पेशली जिसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो अपना हीरो है, वो किस्मत के भरोसे नहीं रहता, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने दम से अपनी पहचान बनाता है, बिना किसी ब्लड लाइन की पावर, बिना कोई बैकअप सपोर्ट के वो अपनी जर्नी खुद तय करता है, खुद एक्सटेंडेड होता है। स्पेशली अगर तुम रेनेगेड इमोर्टल बियॉन्ड द टाइम गेस जैसी सीरीज के भाई फैन हो ना, जहाँ पर भाई बंदा सब कुछ खुद ही करता है, खुद ही अचीव करता है, तो बस ये सीरीज तुम्हारे लिए समझ जाओ। अगर वांगलिन और जूकिंग के तुम फैन हो तो जूइंग का ये सफर भी तुम्हें आखिर तक तुम्हें इसके साथ बांध के रखेगा। और इससे भी बढ़कर तुम्हें इस सीरीज में एक्शन पैकेज सीक्वेंस, हॉरर एलिमेंट्स, कल्टीवेशन का दमदार तड़का, गॉड्स, डीमंस, मॉन्स्टर की एक अलग ही दुनिया जिनके बीच अपना प्रोटैगनिस्ट कैसे सर्वाइव करता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो बताओ, क्या तुम लोग तैयार हो जूइंग के सफर का हिस्सा बनने के लिए और देखने के लिए कि कैसे एक मामूली सा मॉडल इंसान इतना ज्यादा ताकतवर बनता है कि भाई ये जो सो कॉल्ड डाइटीज है और इतने जो बड़े बड़े पावरफुल बीइंग्स इसके पीछे पड़ जाते हैं। एपिसोड 1 से ही वो इनकी बहुत बुरी तरीके से वाट लगा के रख देता है। अगर हाँ, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, मैं पहले ही बता दूं कि ये एक ऑथेंटिक दूंगा है, तो इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करना कि भाई ये एआई है या नहीं। सो हे गाइस, इट्स मी आनिया, और आज मैं तुम्हारे लिए इस पूरी की पूरी सीरीज का ब्रेकडाउन करने वाली हूँ। तो चलो फिर बिना किसी देर के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सीरीज की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देख पाते हैं कि काफी सारे लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे हेवनली ट्राइब्यूलेशन का सामना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि काफी सारे लोग एक साथ मिलकर लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ पर हेवनली ट्राइब्यूलेशन को जैसे तैसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके 81 राउंड्स के बाद भी ये जो हेवनली ट्राइब्यूलेशन है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। और तभी वो ओल्ड मैन थक हार के सवाल कर ही लेता है कि आखिर ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? हमने तो 81 राउंड तक इस लाइटनिंग को झेलने की कोशिश की, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी यहाँ पे ऊपर से एक आवाज आती है और एक एंशिएंट वॉइस कहने लगती है कि इससे पहले जिसने एक्सटेंड करने की कोशिश की और जिसने की हेवनली लाइटनिंग ट्राइब्यूलेशन को रेज किया, उसने 8000 लाइटनिंग स्ट्राइक से ही। अब तभी यहाँ पर एक कड़ाकेदार बिजली वापस से गिरती है। अब यहाँ पे ये सुनकर वो जो ओल्ड मैन था ना, वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुका था, जो कि यहाँ पर उस जेट पैलेट के ऊपर मौजूद था। और तभी यहाँ पर वो लाइटनिंग सीधा जाकर उसके ऊपर गिरती है और जैसे ही वो 8000 लाइटनिंग स्ट्राइक का सुनता है ना, उसके होश उड़ चुके थे और वो कहने लगता है कि क्या मैं यकीन ही नहीं कर सकता, आखिर वो कौन है जिसने इतनी सुप्रीम हेवनली ट्राइब्यूलेशन को क्रिएट किया? आखिर कौन इतना क्रूअल हो सकता है जो कि हम इमोर्टल्स के साथ ऐसा करे? ऐसे तो फिर हम इमोर्टल्स कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ यहाँ पे सभी के ऊपर वो लाइटनिंग गिरती है और सबकी बॉडी ब्लड मिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और चारों तरफ बस यहाँ पर चारों तरफ रेड मिस्ट ही नजर आ रहा था। अब यहाँ पे गाइस कहानी आगे बढ़ती है और ये जो सीन अभी तुमने देखा, जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने बयां किया, ये एक एंशिएंट कैटास्ट्रॉफी के नाम से इस वर्ल्ड में फेमस है। और तभी एक नरेटर वॉइस हमें बताने लगती है कि जब ये एंशिएंट कैटास्ट्रॉफी हुआ ना, तो उसके बाद से जो इमोर्टल्स थे इस वर्ल्ड से जैसे पूरी तरीके से गायब हो गए। जिनकी आधी अधूरी बॉडी बची थी वो सीधा पानी में जा गिरे। और इसी के बाद से इंपीरियल कोर्ट और जो फैंटम कैपिटल है, इन लोगों ने मॉर्टल रियलम के ऊपर दोनों ने साथ मिलकर राज किया। लेकिन ऐसे ही जब कहानी आगे बढ़ती रही और फिर ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन सब कुछ आगे चलता रहा, तो एक वक्त ऐसा आया जब इंपीरियल पावर डिक्लाइन करने लगी और जिसके बाद हमारे सामने 8 ग्रेट क्लैन सामने उभर के आई, जिसने की इंपीरियल कोर्ट के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। और इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंटम रियलम ने काउंटलेस डाइटीज को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और मॉर्टल रियलम के ऊपर ऐसा हाहाकार मच गया कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब डीमंस और जो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स है वो दोनों ही आपस में लड़ने लगे और मॉर्टल्स का शिकार करने लगे। हालत इस हद तक खराब हो गई कि जो डाइटीज थे फैंटम कैपिटल के, उनको बीच बचाव के लिए आना पड़ा, लेकिन बदले में उन्हें भारी भरकम ट्रिब्यूट्स भी दिए जाने लगे और जिसके चलते जो कॉमनर्स थे उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा बदहाल हो गई कि उनके पास खाने पीने तक के लाले पड़ गए। और बस तब से लेकर आज तक ये सर्वाइवल की कहानी चलती आ रही है। अब यहाँ पे फाइनली गाइस प्रेजेंट टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ सिटी के अंदर आज फैंटम फेस्टिवल नाम का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल चल रहा था, जिसके चलते जो लोकल्स थे वो प्रेयर के जो मटेरियल थे उन्हें बाय कर रहे थे, क्योंकि आज यहाँ पर वर्शिप डे था और यहाँ पे सभी लोग लॉर्ड फैंटम को प्रे करने के लिए काफी सारी चीजें बाय कर रहे थे। तभी यहाँ पे जियांगहो नाम का एक बंदा जो कि फायरवुड्स को सेल कर रहा था वो यहाँ पे आ जाता है, जो कि बहुत ही मरियल सी हालत में था। और तभी एक बंदा कहने लगता है कि जियांगहो, लगता है कि तुमने अब से ये काम शुरू कर दिया। जिस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, आज वर्शिप डे है और मैं भी लॉर्ड फैंटम को कुछ ऑफरिंग पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तभी ये बंदा एक ब्रेड के पीस को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक छोटा सा पपी और उसकी माँ आ जाती है, जिसे देखते साथ ही वो थोड़ा सा खाना उन्हें दे देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर कुछ और ही माहौल चल रहा था, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स तेजी से गाँव की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ अचानक से वो लोग एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सभी लोग मॉन्स्टर्स को देखते साथ ही सब कुछ बिल्कुल छोड़ छाड़ के यहाँ से उल्टे पैर भागने लगते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा सा स्नेक आते साथ ही गाँव के लोगों के ऊपर ना हमला कर देता है। वो इनके मवेशियों को खा रहा था, लेकिन तभी जिंगो को एक छोटा बच्चा रोते हुए नजर आता है, जैसे कि वो अपने गोद में थाम कर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक नौजवान आते साथ ही ना हवा में जंप करते हुए इस स्नेक के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद इसकी पूंछ को पकड़ के इसे यहाँ वहाँ उठा उठा के पटक रहा था। जो देखकर ये जायंट सा ड्रैगन स्नेक कहने लगता है कि लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खाने के बीच में आया, अब तो मैं सबसे पहले तुझे खाऊंगा। और ये कहते हुए जैसे ही वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है ना, तभी यहाँ अपना हीरो कमाल दिखा देता है। लिटरली वो इस स्नेक की ना बैंड बजा के रख देता है, इसकी हड्डी पसली तोड़ देता है और जिसके बाद उसकी लगातार ऐसे बैंड बजाने के बाद उसका जबड़ा वबड़ा तोड़ देने के बाद वो उसे पूरी तरीके से निपटा देता है। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है और जिसका नाम जुइंग है और गाँव वाले इसे यिंग कह के बुलाते हैं। इस दौरान ये जो ड्रैगन स्नेक था ना, ये धीरे धीरे डिसअपीयर होते साथ ही यहाँ पे एक छोटे से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे कि न्यू युआन की कहा जाता है। अब तभी यहाँ पे जो जियांगहो है वो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जुइंग उससे कहने लगता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर आपने मेरी मदद ना की होती आज मैं यहाँ ना होता। जब मैंने पहली बार इस जगह पे कदम रखा था मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तब आपने मुझे खाने पीने को दिया और अगर आप तब मदद ना करते तो मैं कब का भूखा मारा जाता। अब गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, वो भी स्नेक हंटिंग में अपनी जान गंवा चुके हैं और ये इनका फैमिली बिजनेस था। और जू किंग जिसका खानदानी पेशा है ये, वो भी इस काम में उतर जाता है और बीते 6 साल से वो इस पूरे के पूरे विलेज के लिए स्नेक हंटिंग का काम करता आ रहा है। यहाँ पे जियांगहो को ना उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, तो वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें छोड़ देना चाहिए ये काम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत कहिए, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो फिर मुझसे भी भारी भरकम टैक्सेस लिए जाएंगे। सिर्फ यही एक काम है जिसके चलते मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो सीधा जाता है और छोटे से स्नेक डीमन को अपने पास रख लेता है, जिसका नाम न्यू युआन की है और यहाँ से जाने लगता है। इस दौरान ये जो स्नेक डीमन था वो कहने लगता है कि पहले मुझे लगता था कि ये जो इतने सारे टैक्सेस है ना, ये तो भाई बहुत ज्यादा जानलेवा है, इससे कम खतरनाक तो ये है कि मैं किसी स्नेक डीमन का सामना करूँ, वो भी बहुत ज्यादा जहरीला। लेकिन आज देखो, आज तो मैं खुद ही एक स्नेक डीमन बन चुका हूँ। हाय, मैं तो अपने बारे में बताना भूल ही गया। हाँ जी, जैसे तुम अपने सामने देख रहे हो, हाँ मेरा नाम न्यू युआन की है और मैं एक स्नेक डीमन हूँ। तुम लोग मुझे न्यू बुला सकते हो। अब मैं कैसे एक स्नेक डीमन बना, ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें फिलहाल के लिए मेरे फैमिली के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो हाँ, मेरी जो फैमिली है ना, वो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस लीनेज से बिलोंग करती है, जो कि स्नेक डीमंस की लीनेज है। मतलब कि यार मैं कोई ऐरा गैरा स्नेक डीमंस नहीं हूँ, बहुत ही नामी जानी खानदानी हूँ। और अफसोस की बात है कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी जान, पर अफसोस की बात है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे अपने पेरेंट्स दोनों एक स्नेक हंटर के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी सेम वैसा ही हो जो कि मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुआ है। अब मैं 120 साल पुराना हो चुका हूँ और मुझे लगा था कि शायद मैं इस क्लाइमेटी से उभर जाऊंगा और फिर मैं आगे चलकर इन सारे लोगों को डिवोर करने के बाद एक रिवर ड्रैगन बन जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरा सामना जुइंग नाम के स्नेक हंटर से हो जाएगा और जिसके हाथों में मारा जाऊंगा। क्या यार, ऐसा किसके साथ होता है। अब तभी यहाँ पे जो वो स्नेक डीमन था ना, वो काफी ज्यादा उदास था, लेकिन तभी वो हिम्मत करता है अपने पुर्जे ठीक करके यहाँ से एस्केप करने का सोचता है। लेकिन जूनिंग ने उसकी इतनी बुरी तरीके से मार लगाई थी ना कि उसका जबड़ा तक हिल चुका था, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को मैनेज कर लेता है और अब यहाँ से निकलने पे फोकस करता है। लेकिन फिलहाल के लिए ढक्कन बंद था, तो वो यहाँ पे घात लगा के बैठ जाता है और यहाँ निंग को मारने की प्लानिंग करता है कि एक बार ये वापस आए मुझे चेक करने और मैं इसके ऊपर सरप्राइज अटैक करके इसे इसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुंचा दूंगा। तभी यहाँ पर उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो ढक्कन हटा के बाहर देखने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि
निंग यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। तभी यहाँ पे नियो उसे कल्टीवेट करता हुआ देखकर कहने लगता है कि मुझे पता था कि ये कोई ऑर्डिनरी स्नेक डीमन हंटर तो नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट, आखिर ये सन एंड मून की जो एसेंस है उसे कैसे अब्सॉर्ब कर पा रहा है, क्योंकि ये कल्टीवेशन मेथड तो डीमन रेस के लोगों के लिए है, वो तो एक ह्यूमन है ना, तो आखिर कैसे ये कर पा रहा है। इवन की वो तो अपने की एंड ब्लड को मुझसे भी कई गुना तेजी से टेम्पर कर पा रहा है, पर कैसे यार, ये चीज क्या है, आखिर ज़ूनिंग की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। यहाँ पे लिटरली जो न्यू था ना, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बार बार सोचता है और कोई ना कोई ऐसी थ्योरी निकालने की कोशिश करता है कि जिससे वो इस बात को डाइजेस्ट कर पाए, लेकिन उसके दिमाग के पल्ले ही नहीं पड़ता कि आखिर एक ह्यूमन होकर डिमोनिक रेस के कल्टीवेशन मेथड का ये कैसे यूज कर सकता है। और जैसे ही ज़ूनिंग अपनी आंखें खोलता है ना, तो यहाँ पे न्यू चुपचाप अंदर चला जाता है और तभी दरवाजे पे मिस्टर जियांग निंग से मिलने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे ही ज़ूनिंग जैसे ही दरवाजा खोलता है ना, तो दरवाजा ही उसके हाथ में आ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा कंगाल है यार। अब यहाँ पे मिस्टर जियांग उसे वर्शिप करने के लिए बुलाने के लिए आए थे, जिस पर जो निंग है वो बताने लगता है कि जरा मेरी हालत देखिए, मेरे पास उन मामूली से डाइटीज को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। अब यहाँ पे मिस्टर जियांग जैसे ये सुनते हैं ना, तो वो उसका मुंह बंद कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें पता है ना वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान यहाँ पे निंग को भूख लग जाती है, तो वो हाफ पैनकेक उसे देते हुए कहने लगते हैं कि मेरे पास फिलहाल यही है, क्योंकि मैं उन्हें ऑफर करने का सोच रहा था, लेकिन लॉर्ड फैंटम उनके पास तो बहुत सी चीजें होंगी और शायद उन्हें इससे फर्क भी ना पड़े, लेकिन तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। और हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे पास कुछ चीज हो तो ही तुम उनके सामने जा सकते हो। तुम अगर उनके सामने जाकर बो डाउन करो, उनके सामने रिस्पेक्ट के साथ अगर खड़े हो जाओ ना, तो वो भी तुम्हारे लिए इनफ होगा। अब यहाँ से वो उदासी के साथ चले जाते हैं, लेकिन तभी निंग को याद आता है कि उसके पास जो स्नेक डीमन है, जैसा कि उसने अभी अभी पकड़ा है, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो शायद वो इसे मिस्टर जियांग को दे सकता है। लेकिन पहले जरा इससे पूछताछ तो कर ली जाए। अब यहाँ पे सीधा वो हाथ डालता है और इसका गला पकड़ के इसे बाहर निकालता है। ये देख कर नियो उससे कहने लगता है कि यार तुम्हें पता है ना कि एक जेंटलमैन ना अपने वर्ड्स का यूज करता है, ना कि अपने फिस्ट का। और तुम एक जेंटलमैन हो यार, तो थोड़ा जेंटली पेश आओ ना। जिस पे वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर ज्यादा बकवास की ना तो यही तुम्हारे सामने तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगा। तो अब मैं जो पूछूंगा तुम चुपचाप उसका जवाब दोगे। जिस पे न्यू डर जाता है और कहता है कि हाँ। अभी यहाँ से निंग उससे पूछने लगता है कि तो बताओ आखिर तुम एक डीमन कैसे बने। जिस पे वो बताने लगता है कि अरे ये तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत ज्यादा। असल में जो मेरे ग्रैंडफादर है, जो कि पहले एक बस मामूली से जहरीले स्नेक हुआ करते थे, वो एक दिन रेंगते एक्सीडेंटली किनियान केव के अंदर एंटर हो गए, जो कि एक मिस्टीरियस सी जगह थी, जहाँ पर कि उन्हें एक स्क्रिप्चर के 2 वॉल्यूम्स मिले और साथ ही कुछ पिल्स भी। लेकिन जैसे ही गलती से उन्होंने उन पिल्स में से एक पिल को खाया ना, तो उनके पास इंटेलिजेंस आ गई, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमंस के पास होती है। उनके पास बोलने की ताकत आ गई, इवन कि वो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज भी कर सकते थे, और यहाँ बुक तक रीड करना उनके लिए बहुत कॉमन हो चुका था। जिसके बाद उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू किया और उन स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ही जो मेथड उसमें लिखा था उसे उन्होंने कल्टीवेट किया काफी सालों तक, और फाइनली वो एक स्नेक डीमन बन गए। और जिसके बाद मेरे ग्रैंडफादर ने ये जो स्क्रिप्चर था इसे मेरे पेरेंट्स को पास डाउन किया, और जिसके बाद मेरे पेरेंट्स ने इसे मुझे दिया। तो हाँ, तुम कह सकते हो कि हमारी जो फैमिली है ना, ये काफी जानी मानी खानदानी फैमिली है, जिसे कि कल्टीवेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और कल्टीवेशन तो हमारी फैमिली का पुराना ट्रेडिशन है यार, तो समझे ना। अब तुम थोड़ी मेरी इज्जत करो। जिसमें ज़ूनिंग कहता है कि चुपचाप मुझे वो स्क्रिप्चर दिखाओ। अब यहाँ पे वो दिखाता नहीं है, तो वो यहाँ पर एक पत्थर को उसके सामने मसल देता है। बस डर के मारे वो चुपचाप वो जो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर था उसके हवाले सौंप देता है, जिसके ऊपर की द ग्रेट सन गाइडिंग टेक्निक लिखा हुआ था। ज़ूनिंग इसे गौर से पढ़ता है, साथ ही यहाँ पे एलिफेंट फिस्ट टेक्निक भी लिखा हुआ था। अब इसे रीड करते साथ ही वो स्नेक डीमन से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि एक फिस्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास हाथ का होना भी जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहने लगता है कि एटलीस्ट मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो है, मुझे इतना ज्यादा पिकी नहीं होना चाहिए कि भाई जो मन में आया वो करूँ। यहाँ पे ज़ूनिंग देख के हैरान था कि ये जो ग्रेट सन गाइडिंग टेक्निक है ना, ये उसके ताई गाइडिंग टेक्निक जो कि वो करंटली कल्टीवेट कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा इंफीरियर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे ये काफी ज्यादा फेमिलियर क्यों फील हो रही है। अब यहाँ पे वो थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए उस स्नेक डीमन से कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि ये तो बस एक मामूली सी की गैदरिंग स्टेज टेक्निक है। जिसमें यहाँ पे वो स्नेक डीमन कहने लगता है कि आखिर से तुम्हारा क्या मतलब। जिसपे ज़ूनिंग उसे दिखाता है कि उसके पास ऑलरेडी काफी सारे ऐसे स्कोर्स है जिसपे की गैदरिंग के काफी सारे मेथड्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे वो जो स्नेक डीमन था जब इतने सारे स्कोर्स को देखता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज था, और जिसके बाद वो उससे सवाल करता है और कहता है कि क्या ये डीमन रेस के कल्टीवेशन टेक्निक है ये सारे के सारे। यहाँ पे ज़ूनिंग बताने लगता है कि हाँ, यहाँ आसपास के मीलों तक जितने भी स्नेक डीमंस है ऑलमोस्ट सभी को मैंने कैप्चर किया है, और सभी के पास कोई ना कोई कल्टीवेशन टेक्निक हुआ करती थी, और ये सब कुछ मुझे उन्हीं से मिला। लेकिन मोस्टली सभी के पास मुझे सिर्फ की गैदरिंग स्टेज तक की कल्टीवेशन टेक्निक्स मिली। यहाँ पे ज़ूनिंग मन में कहने लगता है कि ये सारी टेक्निक और मेरी ताई टेक्निक ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम है, और इनका लेवल भी। अब यहाँ पे न्यू कहने लगता है कि ये सब कुछ उन ह्यूमंस की वजह से हुआ होगा, इन लोगों ने हमारे कल्टीवेशन मेथड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि डीमंस कभी भी आगे न बढ़ पाए, और बस जो की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेशन
कल्टीवेशन टेक्निक्स थी इन्हीं को ही छोड़ दिया, जिस पे उसे चढ़ाते हुए ज़ूनिंग कहने लगता है कि ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं बाकी सबको भी डिस्ट्रॉय कर दूं, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये अच्छा हुआ है ना। ये सुनकर न्यू की ना यहाँ पे बोलती बंद हो जाती है और वो जानता है कि भाई ये मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, इसे छेड़ना सही नहीं है। अब यहाँ पर जो एलिफेंट फोर्स बुलफिस्ट था ना, इसके ऊपर ज़ूनिंग की नजर जाती है और उसे ना ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जियांग फैमिली का एंसेस्ट्रल हॉल का हम सीन देख पाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग अपने ऑफरिंग्स को देने के लिए पहुंच जाते हैं। मिस्टर जियांग हो भी यहाँ पे पहुंच चुके थे, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ खास था नहीं। तभी यहाँ पे जो काउंसलर था ना, वो यहाँ पर सभी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ने को कहता है। अब सडनली सभी लोग उसके सामने बो डाउन कर जाते हैं, यानी कि जाइंट सा ये जो स्टोन स्टैचू था उसके सामने। तभी यहाँ अचानक से स्टैचू पे क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ये बंदा पूरी तरीके से लाइव हो चुका था, जिसका नाम तानचांग है और ये असल में इस जियांग विलेज का एक फैंटम डाइटी है। अब यहाँ आते साथ ही वो यहाँ पर खाना पीना शुरू कर देता है, लेकिन खाना कम पड़ जाता है। तो वो यहाँ पर जो लोग थे ना, उन्हीं के ऊपर वो प्लेट दे मारता है और कहने लगता है कि क्या तुम लोग मुझे भूखा रखना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए बारिश करवाता हूँ, अच्छी फसल करवाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुझे भरपेट खाना खिला सको। तभी यहाँ पे वो काउंसलर उसे एक लिस्ट थमा देता है और कहने लगता है कि प्लीज गुस्सा मत हुई लॉर्ड फैंटम, इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद है जो कि हर एक घर से हर एक बंदे ने आपके लिए पेश की है। अब यहाँ पे मिस्टर जियांग जो थे ना, वो कुछ भी नहीं लेके गए थे और खाली हाथ गए थे और लिस्ट में सीधा वो उसी का नाम पढ़ लेते हैं कि ये खाली हाथ आया है और डायरेक्टली सबके सामने जैसे इसका नाम लेते हैं ना, तो उसको पसीना आने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे न्यू जब ज़ूनिंग को कल्टीवेट करते हुए देखता है ना, तो वो कहने लगता है कि मैंने आज से पहले ऐसा फिनोमेना कहीं नहीं देखा। मैंने भी तो इस फिस्ट टेक्निक को कल्टीवेट किया, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ज़ूनिंग के मामले में चीजें थोड़ी काफी डिफरेंट तरीके से काम कर रही थी और यहाँ पे वो समझ आता है कि ये मेरे लिए सबसे सूटेबल कल्टीवेशन मेथड है। अब इस दौरान बाहर से जो लोग गुजर रहे थे ना, वो लोग यही बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है जब ऑफरिंग सेरेमनी चल रही थी ना, तो जियांग ने कुछ भी पेश नहीं किया और उसका नाम चारों ओर अब गूंज रहा है। जिसपे दूसरी लेडी कहने लगती है कि अरे तुम ये कह रही हो, तुम्हें ये भी पता है बेचारे के पास तो खाने पीने तक के भी लाले पड़ चुके हैं, इसीलिए तो बेचारे के पास पैसे नहीं कि वो कुछ खरीद के उन्हें दे सके। अब इस दौरान यहाँ पे ज़ूनिंग सारी बातें सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड फैंटम बाहर आ जाता है और यहाँ पे उसे देखते साथ ही मिस्टर जियांग उसे अपनी सारी कंडीशन बताने लगते हैं कि लास्ट ईयर हार्वेस्ट बहुत ज्यादा खराब रही, इसलिए पैसे नहीं आए और इसीलिए हमारे पास कुछ भी नहीं आपको ऑफर करने के लिए। तभी वो गुस्से के साथ भड़क जाता है और कहने लगता है कि जियांग लू, अगर तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स चाहिए तो अपनी बेटी को मेरे सामने पेश करो, उसे मुझे ऑफर कर दो। जिस पे वो कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज आप मुझे 2 और दिन दे दीजिए, नहीं आप 1 दिन दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। जिस पे वो उसके पास झुक जाता है, कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी बेटी चाहिए और अभी के अभी चाहिए। जिस पे वो रोते हुए कहता है कि मैं टैक्सेस को पे नहीं कर पाया, इसीलिए वो सारे ऑफिसर्स अपने साथ मेरी बेटी को लेके चले गए। ये सुनकर तो अब यहाँ पे इस फैंटम लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने दूसरे को ट्रिब्यूट पेश कर दिया और अपनी बेटी को उन्हें दे दिया, लेकिन मुझे नहीं। ये कहते हुए वो उसे एक जोर की लात मारता है और यहाँ से दूर पटक देता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये लगता है ना कि फैंटम रियलम ह्यूमन अथॉरिटीज के आगे कुछ भी नहीं है ना। अब तुम्हें यहाँ पे जो काउंसलर है वो सीधा उसके पास जाकर उसे चुप कराते हुए कहता है कि प्लीज आप शांत हो जाइए, मुझे पता है कि जियांग लू की जो बेटी है उसके ऊपर आपकी नजरें थी, इसीलिए तो मैंने उसे वापस से खरीद लिया और यही मेरी तरफ से आपको इस साल ट्रिब्यूट है। ये कहते हुए वो यहाँ पर जियांग लू की बेटी को लाने का ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि जल्दी से दुल्हन को लेके आओ। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि ज़ूनिंग इसी ओर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग हो की बेटी यानी कि जियांग शू अपने पिता से कह रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, लेकिन वो लोग तो जबरदस्ती उसे घसीटते हुए यहाँ से उस डाइटी के पास ले जा रहे थे। अब यहाँ पे वो उसका फादर तो गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी ये जो डाइटी था ना, ये हार नहीं मानता और तभी यहाँ पर उसका भद्दा सा चेहरा उस स्टैचू का बाकी का हिस्सा तोड़ के बाहर निकलता है और कहने लगता है कि वाह क्या खूबसूरत लड़की है। यहाँ पे उसका फादर उससे जाके लिपट जाता है और तभी काफी सारे लोग उसे छुड़ाने लगते हैं और काफी दूर फेंक देते हैं। वो अपना सिर पटक पटक के कह रहा था कि प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। यहाँ पर डाइटी का भयानक चेहरा देखकर जो जियांग शू थी ना, वो तो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी और तभी यहाँ पे वो जो डाइटी था वो सभी को बताने लगता है कि इस साल जियांग ने कोई भी ऑफरिंग पेश नहीं की, इसलिए इसे अगले साल कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी सब लोगों ने जिस हिसाब से मेहनत की है, जिस हिसाब से ट्रिब्यूट दिए हैं, इसीलिए अब नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छी बारिश होगी, 3 उंगलियों तक बारिश होगी और सबकी फसल भी बहुत अच्छे से होगी। जिसके बाद जियांग वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करता जाता है, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और जो काउंसलर जियांग है उसने तुम्हारी बेटी को मुझे एज अ ट्रिब्यूट के तौर पे दिया है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ूनिंग दौड़ते हुए आता है। इस दौरान यहाँ पे जो जियांग है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और कहने लगता है कि मैं आखिर क्या करूँ, अपनी बेटी को कैसे बचाऊं। यहाँ पे वो हताश हो चुका था और ये जो मॉन्स्टर्स डाइटी था ना, जो कि सो कॉल्ड नाम का लॉर्ड है, जिसे बस लोगों को सताना आता है, उनसे उनकी चीजें जबरदस्ती हड़पनी आती है, वो यहाँ पर ना उस लेडी को अपने साथ लेते साथ ही जाने लगता है। तभी यहाँ पर ज़ूनिंग आ जाता है और कहने लगता है कि लॉर्ड फैंटम, मैं मिस्टर जियांग हूँ की तरफ से उनका जो ऑफरिंग है वो लेके आ चुका हूँ। अब जैसे ही वो गेट खोलता है ना, तभी भाई यहाँ पे देख पाते हैं कि जो मिस्टर
मिस्टर जियांग हुए उन्होंने अपना सिर पटक पटक के यहाँ पे अपनी जान दे दी। और जूनिंग जैसे ये नजारा देखता है ना, उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुका था, उसका दिमाग ना एकदम सन्नाटे में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे स्नेक के कुछ बॉडी पार्ट्स उसके पास मौजूद है, जैसे कि वो एज अ ट्रिब्यूट के तौर पे देने आया था। ये देखकर तो भाई इनका जो लॉर्ड फैंटम है वो हंसता है और कहने लगता है कि जल्द से जल्द इस लड़की को और ये जो जियांग की बॉडी पड़ी है इसे यहाँ से हटा दो, मुझे कोई भी गंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो इस वक्त अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम एंजॉय करना है। अब काउंसलर जो जूनिंग है उसे ऑर्डर देता है कि जियांग की बॉडी को लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन जूनिंग तो यहाँ से हिलता तक नहीं। यहाँ पे जूनिंग मन में सवाल करता है पुराने दिन को याद करते हुए कि कैसे जब वो भूख से मर रहा था तब यहाँ पर जियांग ने उसकी मदद की थी, और कैसे वो लोग बस दिन रात मेहनत करते थे ट्रिब्यूट देने के लिए। और वो मन में सवाल करता है कि हमें आज तक खुद को तो भरपेट खाना नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे पेट भरने के लिए हम दिन रात मेहनत करते थे, आखिर हमारी गलती क्या थी, हम तो बस जिंदा रहना चाहते थे, जीना चाहते थे। और तभी उसके सामने वापस से मिस्टर जियांग का करंट का चेहरा नजर आता है, जिन्होंने हताश और निराश होते हुए इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो यहाँ पर गुस्से के मारे तिलमिला रहा था, और यहाँ पे काउंसलर कहने लगता है कि बहरे तुझे सुनाई नहीं देता, तेरे जैसे कॉमनर्स को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। अब इस दौरान जुकिंग मन में उस डाइटी से कहने लगता है कि अगर वाकई में हमें जीने का कोई हक नहीं तो तेरे जैसे सो कॉल्ड डाइटीज को भी हमारे ऑफरिंग्स की भी कोई जरूरत नहीं। अब इस दौरान ये जो काउंसलर था ना वो बार बार इसके कान के सामने चिल्लाता है, तो यहाँ जूनिंग की सटक जाती है और वो एक लगाता है इसके कान के नीचे, भाई इसकी गर्दन मुड़ जाती है। जुकिंग ने यहाँ पर एक ही थप्पड़ में इस बंदे को लटा के रख दिया था, और तभी यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि जूनिंग ने एक बंदे को मार दिया है, और सभी लोग चारों तरफ अफरा तफरी मचाते हुए भाग जाते हैं। लेकिन जूनिंग अपने हाथ को देखकर कहता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया, लेकिन मैं इंसान को नहीं मारना चाहता था, मैं जिसे मारना चाहता हूँ वो है तू। ये कहते हुए वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ यहाँ पर वो जो डाइटी था उसकी तरफ देखने लगता है। अब जैसे किलिंग इंटेंट को वो फील करता है ना, तो वो यहाँ पर एक पिलर को तोड़ते हुए जूनिंग के पास आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ ऐसे देखने की। और ये कहते हुए वो अपना बल्ला ऐसे घुमा के मारता है। जूनिंग की हालत बिगड़ चुकी थी, और फिर वो उसके ऊपर एक और स्ट्राइक करते हुए इसको पूरी तरीके से मसलने के लिए चाहता है। इस दौरान वो अपना पैर हवा में उठाता है और कहने लगता है कि तेरे जैसा मॉर्टल मेरे जैसे डिवाइन बीइंग की पावर पे शक करे, हाँ तो मुझे यहाँ पे चुनौती देने आया है। और तभी वो उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए कहने लगता है कि जाओ जाके टंग रिपल हेल को ज्वाइन करो। लेकिन यहाँ पे जूनिंग उसके इस अटैक से खुद को बचा लेता है, जो देखकर वो कहता है कि अच्छा तो तू रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। भाई यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से वो जूनिंग के मार लगाता है कि मार मार के इसका तबला बजा देता है, लात घूसे मुक्के सबसे मार के उसे निपटा देता है। और यहाँ से फिर जाते हुए कहने लगता है कि तुझे खुद की लिमिट्स नहीं पता और तू मुझे टक्कर देने आया है। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी जूनिंग अपने होश में आता है और कहने लगता है कि एक मिनट, अभी मेरा बस नहीं हुआ है, मुझे लगा था कि शायद तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीद से भी काफी कमजोर निकले, अब मेरी बारी। ये कहते हुए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। इस वक्त इसकी आंखों में जो किलिंग इंटेंट था ना भाई, वो मुझे वांगलन की याद दिला देता है। इस दौरान ये जो बैटल हो रही थी ना, बाहर से जो न्यू था वो ये सारा नजारा देख रहा था, और यहाँ पे हर एक चीज का मजा लेते हुए कहता है कि बहुत सही भाई, लड़के की क्या वाट लगी है। अब यहाँ पे ये जो बंदा था ना वो सीधा मुड़ते साथ उसके ऊपर एक फिस्ट अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे जूनिंग उसके अटैक को रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। और तभी यहाँ पे उस लॉर्ड फैंटम का एहसास हो जाता है कि ये लड़का भी कल्टीवेट करता है। तभी यहाँ पे जो जूनिंग था वो एलिफेंट फोर्स बुल फिस्ट का यूज करता है, और इस दौरान जब जूनिंग इस टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म अनलीश करता है ना, तो भाई उसकी बॉडी के अंदर इमेंस अमाउंट में एनर्जी सर्च होने लगती है, उसकी आंखें वांखें बिल्कुल लाल हो जाती है, आसपास के इलाके में उसके ऑरा को फील किया जा सकता था। यहाँ पे बाहर से न्यू भी जब ये देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़का ये तो उस टेक्निक का यूज कर रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जैसे कि की सोर्स टू द स्टार्स कहा जाता है, इसका यूज करते हुए जूनिंग पूरे दम के साथ इसके हाथ को उखाड़ने की कोशिश करता है, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करते करते लेवल 4 तक की पावर को अनलीश कर देता है, और भाई इसका हाथ ही जड़ से उखाड़ देता है, और जिसके बाद इस डाइटी को इस टेम्पल से ही बाहर उठा के फेंक देता है। अब यहाँ वो डाइटी पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था और कहने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत की तो मेरी डिवाइन बॉडी को यहाँ पे चोट पहुंचा सके, ले अब तू पिटेगा। अब जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने जाता है भाई जूनिंग आता है, इतनी बुरी तरीके से इसकी मार लगाता है कि वो मार मार के ना इसकी हड्डी पसली एक कर देता है। यहाँ पे इस बंदे के दोनों हाथ को ये ऑलमोस्ट उखाड़ चुका था। अब यहाँ इसके साथ क्लोज कॉम्बैट चल रहा था, जहाँ पर वो जो भद्दा सा इसका मॉन्स्टर्स फेस था ना, वो अपने टंग से यहाँ पे इसे जकड़ लेता है, और उसे जकड़ते साथ ही वो उसे दूर पटक भी देता है। लेकिन जोकिंग तो इस चीज का फायदा उठाते हुए तेजी से उसके करीब जाकर ये जो एलिफेंट फोर्स बुल फिस्ट था ना, इसके फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म को वो एक साथ यूज करते हुए इस बंदे के पेट के ऊपर काफी सारे मुक्के से अटैक करता है। उसके बाद वो उसके थर्ड फॉर्म का यूज करता है, जैसे कि फॉर्चून स्माइल कहा जाता है, और भाई इसकी गर्दन के ऊपर ऐसा वार करता है ना, इसकी गर्दन आधी चटक चुकी थी। पिट पिट के इस डाइटी की हालत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि इसकी सारी भगवान गिरी निकल जाती है। वो कहने लगता है कि बस रुको रुको, मैं इस पूरे के पूरे विलेज के ऊपर बहुत बारिश करवाऊंगा, प्लीज रुक जाओ। ये सुनकर जोकिंग जैसे ही बस इसे मारने वाला था ना, वो रुक जाता है, और तभी वो कहने लगता है कि हाँ मेरी गलती है, मैं गलत था, पर मैं वादा करता हूँ कि इस साल इन्हें बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी और सारे विलेजर्स अच्छी जिंदगी जिएंगे, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तभी वो एक सरप्राइज अटैक
अटैक उसके ऊपर कर देता है, जहाँ पर एक आग का गोला वो उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके चलते एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है। और तभी ये भद्दा सा डाइटी हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा एक गॉड तुम्हारे जैसे एक इंसेक्ट के आगे रहम की भीख क्यों मांगेगा। अब ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है और एक और अटैक उसी डायरेक्शन में कर देता है जहाँ पर की ज़ूकिंग की बॉडी पड़ी हुई थी। बट सडनली यहाँ पर पत्थरों के बीच से ज़ूकिंग निकलता है, आते साथ ही एक जोर का मुक्का इसके फेस पे झड़ देता है और कहने लगता है कि ये मुझसे झूठ बोलने के लिए, और फिर एक लात इसकी गर्दन पे रखता है और कहने लगता है कि ये अंकल चियांग हो के लिए, क्योंकि तेरी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रहे। जिसके बाद वो उसके पेट में एक और मुक्का जड़ता है और कहता है कि ये जियांगशु के लिए, जैसे कि तूने बुली किया। जिसके बाद वो एक मुक्का टाइट करता है और कहने लगता है कि ये इसके लिए, क्योंकि तू एक गॉड बना लेकिन फिर भी तो अपनी ड्यूटीज को निभा नहीं पाया। और ये कहते हुए वो मुक्का उसके पेट पे रख देता है। वो यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे थे कि ज़ूनिंग की इस कदर सटक चुकी थी कि वो एक डाइटी की पिटाई लगा रहा था। मतलब सोचो, एक मॉडल डाइटी की पिटाई लगा रहा है। ज़ूकिंग यहाँ पर एक और मुक्का जड़ता है और कहने लगता है कि ये मैंने इसलिए मारा क्योंकि मुझे लगा कि तुझे मारना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर वो अपनी जाइंट सी बॉडी को समन करते हुए कहने लगता है कि तू अगर मुझे मारेगा ना तो हेवन के लॉस को भी तुझे फेस करना होगा, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट और फैंटम रियलम दोनों के द्वारा चुना गया मैं एक ऐसा डाइटी हूँ जिसे कि कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू मुझे मारेगा तो फिर तुझे उसके बैकलैश का सामना करना होगा। यहाँ पे ज़ूनिंग भाई बिल्कुल ज़ूकिंग की तरह ही साबित कर देता है। जैसे कि अपना ज़ूकिंग फेमस है, वैसे ही ज़ूनिंग यहाँ पर इतने रूथलेस तरीके से इससे लास्ट वाला स्ट्राइक करता है ना कि जिसके चलते वो इसे स्ले करके देता है और यहीं से इसे गॉड स्लेइंग का टाइटल मिलता है। यहाँ पर जितने भी विलेजर्स थे वो लोग हैरानी के साथ ज़ूनिंग को देखे जा रहे थे। तभी यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा आगे आता है, जिसे देखकर ज़ूनिंग इसे अपने पास बुलाता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर उसे अपने गोद में उठा लेती है। यहाँ पे सभी लोग ज़ूनिंग से डर के ना घर के अंदर जाने लगते हैं, जो देखकर ज़ूनिंग हैरान था और कहने लगता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैंने इस ओल्ड मैन को मार दिया, अब हमें कोई बुली नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग तो इसी से डरे हुए थे। ज़ूनिंग को बहुत बुरा लगता है कि मैंने जिनके लिए ये सब कुछ किया ये लोग मुझे से डर रहे हैं। यहाँ पे वो बेचारा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ पर खाना खाते हुए कहने लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस एक बुरे इंसान को ठिकाने लगाया है, मैंने बैड गाय को मारा है। अब तभी वो सीधा जाता है उसी टेम्पल पे और यहाँ पर अपने खून से लिख देता है कि आखिर किसने इस गॉड को स्ले किया है, और लिख देता है द गॉड स्लेयर ज़ूलू। और जिसके बाद वो इस विलेज को अलविदा कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी जो जियांगशु है वो आ जाती है और ज़ूयिंग को आवाज देती है और कहती है कि यिंग, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हें अब हर हाल में जिंदा रहना होगा। जिसमें यिंग कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। वो यहाँ से जाने लगता है। तभी हम यहाँ पर न्यू को देखते हैं, जो कि यहाँ भाई अपना सिर उल्टा करके सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कल का लड़का जिससे मिले हुए मुझे पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है और इसने मेरी ही कल्टीवेशन मेथड का यूज करके पलक झपकते ही 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया। कैसे यार, मेरे पास तो सालों से ये मेथड था, मैं सालों से इसे कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं तो कभी नहीं ब्रेक थ्रू कर पाया। मतलब कि अब मुझे इसे पकड़ना होगा, मुझे इससे सीखना होगा। अब जिसके बाद न्यू ज़ूयिंग की तलाश में सीधा निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब ज़ूयिंग की ये खबर थी ना कि उसने गॉड को स्ले किया, ये खबर चारों ओर पहुंच जाती है और ज़ूयिंग की तलाश में काफी सारे लोग निकल पड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का अटेंशन इसने ग्रैब किया था तो वो था लिंगलिंग सिटी का सिटी गॉड, जिसे कि यूजी लैंड गॉड कहा जाता है। साथ ही नो मास्टर्स के जो वन ऑफ द 8 ग्रेट क्लैंस में से एक ज़ो क्लैन, उनका अटेंशन भी ज़ूयिंग यहाँ पे ग्रैब करता है। अब यहाँ पे ये जो ज़ो क्लैन का मास्टर है इसका नाम ज़ो यांग है, जो कि असल में इसी लिंगलिंग सिटी का सिटी मजिस्ट्रेट है। और अब ये दोनों पावरफुल फोर्सेस एक साथ हाथ मिलाने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जिससे उसका बेटा कहने लगता है कि फादर, जियांग विलेज में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चे हो रहे थे। अब यहाँ पर ज़ूनिंग से रिलेटेड सारी बातें वो इन्हें बता देता है कि कैसे एक स्नेक हंटर ने एक गॉड को पूरी तरीके से मार दिया। अब यहाँ पे ये ओल्ड मैन जिसका नाम ज़ो यी हांग है, जो कि इसी लिंगलिंग सिटी का गवर्नर है, वो कहने लगता है कि क्या ये जो स्नेक हंटर है, क्या ये एक नो मास्टर है? जिसपे वो कहने लगता है कि मैं इसी बारे में तो आपसे बात करना चाहता हूँ और मुझे उसके घर से कुछ चीजें बरामद हुई है। अब यहाँ पर उसके बिलोंगिंग्स को वो दिखाने लगते हैं, जो कि एक बुक थी, कल्टीवेशन बुक, जिसमें कि डीमन रेस का ये जो की गैदरिंग स्टेज की टेक्निक थी ना, वो भी मौजूद थी। अब यहाँ पे गाइस खबर उड़ते होते जो लिंगलिंग सिटी का सिटी गॉड है, जिसका नाम शू लिंग फू है, वो भी इसे बहुत ही गौर से देख रहा था और कहने लगता है कि अच्छा ज़ूयिंग, हाँ इसने डीमन रेस के मेथड को कल्टीवेट किया है। हाँ, जिसपे इसका जो काउंसलर है वो कहने लगता है कि असल में मेरे लॉर्ड जरा गौर से देखिए, इसकी ये जो कंप्लीट बुक है ये पूरी तरीके से नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें। जिसपे यहाँ पे वो बंदा इसे मार के लिटा देता है और कहने लगता है कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, तुझे नहीं पता जो मैं देख पा रहा हूँ तू नहीं देख पा रहा है, फ्यूचर में ये लड़का हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा। यहाँ पे ज़ो यी हैंग और उसका बेटा यही बात कर रहे थे कि ये लड़का डीमन आर्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है और वो इनकी काफी गहराइयों तक भी पहुंच चुका है। इवन कि हमारे ज़ो क्लैन के जो एल्डर्स हैं वो तक भी इतनी गहराइयों तक कभी भी इसे समझ नहीं सकते। जिसपे इसका बेटा कहने लगता है कि पर फादर ये तो इनकम्प्लीट आर्ट्स है ना, वो भी की गैदरिंग स्टेज के, तो भला इससे हमें क्या डर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम लिंगलिंग सिटी गॉड को देख पाते हैं, वो भी कहने लगता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये जो डेमोनिक आर्ट्स है इनकी गहराइयों तक जाने वाला हर बंदा हमारे लिए थ्रेट है, इसीलिए सारे के सारे लिंगलिंग सिटी के आसपास जितने भी डाइटीज है उन सभी को एक साथ समन किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो ज़ो क्लैन के जो एल्डर्स थे वो लोग भी अपने सारे के सारे ऑफिसर्स और न्यू मास्टर को ऑर्डर
ऑर्डर दे देते कि हर हाल में ये लड़का पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसे कोई मारेगा नहीं, ज़ू यिंग जिंदा चाहिए। वही दूसरी तरफ जो सिटी गॉड है वो भी सबको यानी कि सारे डाइटीज को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि मुझे हर हाल में ज़ू यिंग जिंदा चाहिए, कोई इसे खरोच तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर ज़ू क्लैन के जो न्यू मास्टर्स है वो लोग हमसे पहले पहुंच जाते हैं और ज़ू यिंग को पकड़ लेते हैं, बेझिझक सबसे पहले उसे मौत के घाट उतार देना। जो चीज हमारी नहीं हो सकती हम किसी और का भी होने नहीं देंगे। यहाँ पे ज़ू क्लैन का हेड भी यही बात कहता है कि चाहे जो हो जाए, अगर वो लोग इसे पहले पकड़ लेते हैं तो उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार देना। अब ज़ू यिंग अपने सफर पे निकल चुका था और अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग यी नाम की एक लेडी जो की फैंटम डाइटी है वांग निकियाओ विलेज की, वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पे तैनाती करती है और अपने लोगों से कहने लगती है कि तुम्हें इस रोड को हर हाल में गार्ड करना है, यहाँ पर से गुजरने वाले हर बंदे की तलाशी लेनी है। मुझे पूरा यकीन है कि ज़ू यिंग नाम का ये बंदा जरूर इसी रास्ते से गुजरेगा और बस तभी हमें उसे कैप्चर करना है। और हाँ, कोई उसे जान से नहीं मारेगा। यहाँ पर उसने काफी सारे मॉडल्स को लाइन में लगा दिया था। अब ज़ू यिंग की तलाश में ये सारे के सारे लोग चप्पे चप्पे पे तैनाती पे लग जाते हैं। जहाँ दूर से ज़ू यिंग ये सारा नजारा देख रहा था तभी नियो कहने लगता है कि अरे यार, मेरे रहते फिक्र करने की क्या जरूरत। जिसके बाद वो अपने डीमन स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन लुक में आ जाता है। रात साथ ही यहाँ पर सबके ऊपर हमला करते हुए उन्हें डराना शुरू कर देता है। जो देखते साथ ही जो ये डाइटी थी ना, वो यहाँ पे इमीडिएटली अपने वेपन को निकालते साथ ही कहने लगता है कि अरे ये स्नेक कहाँ से आ गया। यहाँ पे वो सबके सामने कूल वे में हवा में जंप करते हुए अपने टेक्निक को अनलीश करने जाती है और सभी लोग उसे चीयर अप भी करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो अपना डीमन स्नेक न्यू है ना, वो इसे गटक जाता है और कहने लगता है कि कोई बेवकूफी होगा जो तेरे भाषण का इंतजार करेगा। यहाँ पे न्यू ना इतने स्वैग के साथ इसे गटक जाता है कि तो मैं क्या ही बताऊं। अब तभी नेक्स्ट डे का मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कहानी पहुंचती है टू वांग विलेज की तरफ, जहाँ का फैंटम डाइटी जिसका नाम वू काओ वैंग है, वो भी यहाँ पर ज़ू यिंग की तलाश में चप्पे चप्पे पर अपने लोगों को तैनात कर देता है। रात का सीन था और यहाँ पे ज़ू यिंग उसके सामने एक टीले के ऊपर खड़ा था। वो यहाँ पर ज़ू यिंग को ना बहुत बुरा भला कहता है, कीड़े मकोड़े ये सब कुछ। हालांकि भद्दी शक्ल इसकी है लेकिन वो अच्छे भले इंसान को कीड़ा मकोड़ा कह रहा था। अब यहाँ पे जैसे ये बंदा भी भाषण देने की कोशिश करता है ना, ज़ू यिंग इसे भी मार के निपटा देता है। अब यहाँ पे ये लोग पहुंच जाते हैं जो ज़ाओजिया विलेज का फैंटम डाइटी है उसके सामने, जो कि यहाँ पर बिल्कुल एंट्रेंस में मौजूद था और जो कि ज़ू यिंग को जैसे ही देखता है ना, उसे खुद के सामने सरेंडर करने को कहता है और हवा में जंप करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन भाई एक मुक्का और इसे फ्लाइंग जेट बनाते हुए ज़ू यिंग इसका खेल भी तमाम कर देता है। अब यहाँ पे कहानी जाती है सीधा गोंग ज़ीतो विलेज की तरफ, जहाँ पर वहाँ का फैंटम डाइटी यानी कि हुआन लीडो जो कि एक चूहे जैसा एक छोटा सा फैंटम डाइटी था, वो यहाँ पर अपना डमरू बजाते हुए ज़ू यिंग को मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन ज़ू यिंग एक मुक्के में इसे भी लिटा के रख देता है। ऐसे ही बारी बारी करके काफी सारे फैंटम डाइटीज को जो भी इसके रास्ते में आते हैं ना, ज़ू यिंग इन सभी को स्ले करते हुए आगे बढ़ जाता है। इस दौरान तो यहाँ पर जो न्यू था ना, वो भी उसकी बहुत मदद करता है। काफी सारे जो डाइटीज होते हैं उनको तो ये खुद ही पकड़ते साथ ही निपटा के रख देता है। और तभी यहाँ पर ज़ू किंग का सामना एक ऐसे माउंटेन गॉड से पड़ जाता है जिसका नाम मैंग हाउ है और ये काफी ज्यादा विशालकाय था। अब यहाँ पे माउंटेन गॉड होंग से बचते बचाते ये लोग एक बड़ी सी चट्टान के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर भाई इनकी हालत दौड़ दौड़ के इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी कि दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ज़ू किंग शुक्र मनाता है कि चलो यार, उस मोटी की स्पीड बहुत ज्यादा कम थी, वरना अगर ये हमारी स्पीड से भागता ना तो हमारा खेल कब का खत्म हो जाता। अब इस दौरान यिंग और न्यू के बीच काफी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वो उससे कहने लगता है कि वैसे ब्रदर युआन एक बात बताओ। तभी यहाँ पे न्यू कहने लगता है कि नहीं 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 नहीं, तुम मुझे ब्रदर न्यू कहोगे ना कि युआन, ठीक है? क्योंकि यार जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरे फादर ने कहा था कि जो जहरीले सांप होते हैं ना उन्हें एंशिएंट टाइम्स में युआन कहा जाता था और मैं 7वां वेनेमस स्नेक था जो कि पैदा हुआ था और इसी के चलते मेरे फादर ने मेरा नाम युआन की रखा। लेकिन ये नाम उतना ज्यादा खास नहीं है तो तुम मुझे ब्रदर न्यू कहोगे। अब ये कहकर वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें न्यू बुलाऊंगा। अब मुझे ये बता, ये जो टेक्निक है यानी कि एलिफेंट फोर्स और बुल फिस्ट, इसमें जो बुल वर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुद को किसी बुल डीमन में ट्रांसफॉर्म करना है ना, बल्कि इसके बजाय जब हम फाइट कर रहे हो तो हमें अपनी स्पिरिट को किसी बुल डीमन की तरह बहुत ही ज्यादा फियरलेस बनाना होगा, है ना? मतलब कि इस फिस्ट टेक्निक का किसी एक्चुअल बुल से कोई लेना देना है ही नहीं। अब यहाँ पे ये सुनकर न्यू के ना दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और वो यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि पर मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था कि खुद को किसी फैंसी बुल में मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा। तभी वो कहने लगता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि जो मेरे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने इस टेक्निक को गलत तरीके से समझाया? अब ये सुनकर ना बेचारे को खुद को ही बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, तो वो कहने लगता है कि वैसे एक बात कहूँ, जो मेरा गिवन नेम है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेरा फैमिली नेम है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जिससे ज़ू यिंग उसे सलाह देता है और कहता है कि तो चलो फिर तुम्हारा जो फैमिली नेम है इसे बदला जाए। ये सुनकर वो हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है न्यू का मतलब क्या है? न्यू सरनेम मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मैं, हम सब कैरी करते हुए आए हैं। एक सच्चा मर्द कैसे अपने सरनेम और नेम को पीछे छोड़ सकता है? मैं अपने एंसेस्टर्स को धोखा नहीं दे सकता। अब यहाँ पे इसका ड्रामा देखकर वो कहने लगता है कि तो फिर चुप हो जाओ। तभी यहाँ पे ज़ू यिंग उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पे वू वांग माउंटेन में कहीं पे छिप सकते हैं, तो आखिर ये जगह कौन सी है? जिसमें वो कहने लगता है कि अरे वो तो हमारा जो केनियन केव है ना, वो यहाँ वू वांग माउंटेन के पास ही मौजूद है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि हम वहाँ
वहाँ जाके छिप सकते हैं। सच में ये जगह ना एक एंशिएंट रूइन से कम नहीं है और छिपने के लिए क्या मस्त जगह है। तो तुम चलना चाहोगे बताओ? लेकिन यार वो जगह ना यहाँ से काफी दूर है। तब दूरी का सुनकर ज़ोइंग ऑलरेडी थक जाता है और कहने लगता है कि हम लोग बस यहाँ पे कुछ ही मील चले हैं और देखो कितने सारे डायटीज का हमने सामना किया है। अब वहाँ तक जाने में न जाने हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़े। जस्ट बेनी उससे कहने लगता है कि वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, जिस कदर ये सारे डायटीज तुम्हारे पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं और कदम कदम पे तुम पर जान का खतरा मंडरा रहा है, उससे तो यही साबित लग रहा है कि जो सिटी लॉर्ड है ना, उसने तुम्हारे खिलाफ एक वारंट जारी किया है, जिसके चलते सारे के सारे डायटीज अब तुम्हारे पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं। अब जरा यहाँ देखो, इस वक्त हम लोग लिंगलिंग के आसपास के इलाके में मौजूद है और इस पूरे के पूरे लिंगलिंग के इलाके में टोटल 800 से ज्यादा माउंटेन्स मौजूद है, प्लस इसमें 500 से ज्यादा रिवर्स मौजूद है, प्लस इसमें काफी सारे गांव और जो काफी सारे छोटे छोटे टाउन है ना, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और अगर इन सबको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ इस वक्त अभी भी 2000 से ज्यादा फैंटम डायटीज मौजूद है। मतलब कि कदम कदम पे खतरा है, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया और ट्रैवल करते हुए हम लोग ने डेजर्ट एरिया को पूरी तरीके से क्रॉस कर लिया। मतलब कि थोड़ा जो सबसे मुश्किल पार्ट था उसे तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और बाकी के इलाके में जो फैंटम डायटीज है ना, मोस्टली वो सारे के सारे डीमंस है। और जिन विलेज के डायटीज का हमने सामना किया है उससे तो ये लोग बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि बेटा तुम्हारी लंका लगना तय है। यहाँ पे ये सुनकर ज़ोइंग थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब उसे उदास देख कर ना न्यू को भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे ज़ोइंग उससे कहने लगता है कि अब जबकि किल ऑर्डर मेरे नाम पे जारी हो चुका है तो इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर न्यू कहता है कि क्या मैं और यहाँ से अकेले निकल जाऊँ तो तुम्हारा क्या? जिस पे वो कहने लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा और एक मर्द को अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हाल में लेनी ही पड़ती है। मैंने एक फैंटम डायटी को जान से मारा है तो उसका जो भी नतीजा निकलेगा मुझे अकेले उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब ज़ोइंग ने ये बात बोल के ना न्यू का ना छोटू सा क्यूट सा जो दिल है ना, सॉफ्ट सा दिल, उसे बिल्कुल ऐसे टच कर लिया था। वो बेचारा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी एक बंदा सामने से चल के आता है और कहने लगता है कि क्या बात है, ऐसे थॉट्स तो मैंने आज से पहले किसी के नहीं सुने। एक नॉबल पर्सन ही सिर्फ ऐसी बातें बोल सकता है। तभी यहाँ पे ज़ोइंग जैसे ही सामने की ओर देखता है तो एक ऑफिसर सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए चला आ रहा था और वो समझ आता है कि ये भी इसकी तलाश में आया होगा। अब यहाँ पे ये ऑफिसर कहने लगता है कि ज़ोइंग तुमने सच में बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुम लिंगलिंग के आसपास के इलाकों में ऐसे तांडव नहीं मचा सकते हैं और जो जियांग सिटी है वो हमारे लिंगलिंग के अंडर में ही आता है। ये हमारी टेरिटरी है जिसके काउंसलर को तुमने जान से मार दिया, जिसका मतलब तुमने ज़ोक्लैन के रूल्स को तोड़ा है। ये कहते हुए वो एक एक कदम लेकर इसके करीब बढ़ता है और जहाँ जहाँ पैर रखता था ना, वहाँ पर लाइफ ऑरा काफी तेजी से फैलने लगती है और घास फूस उगने लगते हैं। और वो कहने लगता है कि चुपचाप सरेंडर करो और लॉ का सामना करो। यहाँ पे ये बंदा जिसका नाम दिंग कुआन है और जिसे आई शेडो से खेलने का बड़ा शौक है और पूरा का पूरा एक पैलेट इसने अपनी आंखों में थोप लिया और यहाँ पे मुंह उठा के आ गया। और ये बंदा यार जो कि दिखने में भले ही नमूना लगे, लेकिन लिंगलिंग के टेरिटरी के अंदर बंदा जुडिशियल ऑफिसर का काम करता है और वो यहाँ पर ज़ोइंग को पकड़ने के लिए आया था। यहाँ पे ज़ोइंग उसकी बकवास सुन के कहने लगता है कि तुम में और फैंटम डायटीज में कोई फर्क नहीं है। तुम लोगों ने तो इंसानों की जिंदगी बद से बदतर बना दी है, जीना लायक तो किसी को छोड़ा ही नहीं है। ये सुनकर वो जो जुडिशियल ऑफिसर है वो हंसता है और कहने लगता है कि क्या ह्यूमन लाइफ? ये कहते हुए वो एक पेड़ की तरफ अपनी एक वाइन को छोड़ता है और कहने लगता है कि एक बात बताओ, ह्यूमन लाइफ भला हमारे ज़ो के रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे कर सकती है? ये कहते हुए वो उस पेड़ को बीच से काट देता है और कहने लगता है कि भूलो मत, मेरा नाम दिंग कुआन है। और ये कहते हुए अगले ही पल अपना क्रीपी सा फेस बना देता है और कहने लगता है कि मैं लिंगलिंग का जुडिशियल ऑफिसर हूँ और मुझे इंसाफ करना होगा। अब यहाँ पे से देखते साथ ही न्यू छुप जाता है और उसे डरा हुआ देखकर इवन की यहाँ पे जो ज़ोइंग है वो तक समझ आता है कि नहीं, ये आम बंदा नहीं हो सकता। वो समझ जाता है कि ये असल में एक न्यू मास्टर है। जिस पे यहाँ पे दिंग कुआन उसे देखकर कहने लगता है कि बिल्कुल तुम्हारा एक्सप्रेशन बता रहा है कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं न्यू मास्टर हूँ और ये मेरा जो कल्टीवेशन पाथ है ये ह्यूमन रेस का पीक है। इसके बाद उसके पैरों के नीचे से पेड़ का तना बाहर आता है जिसके ऊपर वो सवार होकर उसे अपने मर्जी से मूव करते हुए इसके करीब जाता है और कहने लगता है कि मैंने ह्यूमन रियल्म्स को अनलॉक करके इमॉर्टैलिटी के पैथ को चुना जिसे कि मैंने कल्टीवेट किया। लेकिन अगर तुम्हारे डीमन आर्ट से मैं कंपेयर करूँ ना, जिसे कि तुम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, तो हमारे बीच का जो डिफरेंस है वो हेवन एंड अर्थ जैसा है। अब यहाँ पे ज़ोइंग कहने लगता है कि पर मैंने तो ये सुना है कि जो न्यू आर्ट्स होते हैं उसे सिर्फ जो प्रोमिनेंट क्लैंस होते हैं उन तक ही पास डाउन किया गया है। जिस पे वो उसका मजाक उड़ाता है और कहने लगता है कि अरे रे तुम्हारे पेरेंट्स यूजलेस थे और उन्होंने भी एक यूजलेस ट्रैश को जन्म दिया, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा और इसीलिए अब तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पर जाने से पहले मैं इतना बता दूं कि जो मेरे न्यू आर्ट्स है ना, ये मुझे ज़ो क्लैन से मिला है जो कि यांग ज़ो से बिलोंग करता है। और अगर तुम मेरी जैसी मेहनत करो ना हमें ज्वाइन करने के बाद, तो मुझे पूरा यकीन है कि ज़ो क्लैन का रिकॉग्नाइजेशन तुम्हें भी मिलेगा, फिर तुम्हें भी बहुत सी चीजों से नवाजा जाएगा। ये सुनकर ज़ोइंग कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ एक पालतू से ज्यादा और कुछ भी नहीं। पर अफसोस की बात है कि तुम ऐसी चीजों पे भी बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हो। हाँ, ये कहते हुए वो भाई उसे ऐसा डेयरिंग लुक देता है ना, ये देखते साथ ही जुडिशियल ऑफिसर यानी कि दिंग कुआन भाई इसके खून में आग लग जाती है। वो इमीडिएटली एकदम गुस्से से तिलमिलाते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और अपनी जड़ों से उसे लपेटते हुए हवा में उठा लेता है और कहने लगता है कि पर मैं
पालतू हूँ तो क्या हुआ, तू तो उनके पालतू बनने के भी लायक नहीं है। और ये कहते हुए वो इमीडिएटली उसे जमीन पे पटक देता है, जिसके बाद ये मास्क पहनते साथ ही पानी के ऊपर लैंड करता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े को कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ न्यू आर्ट्स और ज़ू क्लैन के बारे में कुछ भी बोलो। और जिसके बाद वो यहाँ पर एक धुन में ना कुछ वर्ड्स को रिपीट करता है, लाइक द हेवनली सोल बर्ड्स द व्हाइट टाइगर। यहाँ पे ज़ूइंग धीरे धीरे अपने पैरों के बल खड़ा हो रहा था और वो उसके कारनामों को देखे जा रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है। अब ऐसे ही कहते कहते वो जैसे जैसे एक एक लाइन को बोलता जाता है ना, जमीन से काफी बड़ी बड़ी जो जड़ें हैं वो बाहर निकलने लगती हैं और धीरे धीरे करके ज़ूइंग को वो जकड़ लेती है। अब इन जड़ों ने कुछ ही पलों में ज़ूइंग को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। उसके हाथ पैर वो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पा रहा था और यहाँ पे ज़ूइंग खुद को समझ पा रहा था कि वो आखिर इस वक्त कौन सी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो जानता है कि उसे हर हाल में यहाँ से निकलना हुआ, लेकिन वो पहली बार किसी न्यू मास्टर का सामना कर रहा है और स्पेशली उसके न्यू टेक्निक्स का, यानी कि ऐसी न्यू आर्ट्स जैसे कि इससे पहले आज तक उसने कभी भी विटनेस नहीं किया। अब गाइस इसी सस्पेंस के साथ आज का ये ब्रेक डाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है, लेकिन तुम्हें सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सीरीज पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, जिसकी कहानी एनिमेशन हर एक चीज इंसानों ने की है, बिल्कुल एआई सीरीज की तरह नहीं कि बस धड़ल्ले से बना के रख दिया हो। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, लाइक BTTH, सोल लैंड, रेनिगेट इमोर्टल और सॉलिड स्टार परफेक्ट वर्ल्ड, ये जितने भी ऑथेंटिक सीरीज है जिन्हें कि तुम देखते हो मेरे चैनल पे, ये सीरीज बिल्कुल वैसी है। भले इसकी एनिमेशन BTTH और रेनिगेट इमोर्टल जैसी टॉप नॉच की ना हो, लेकिन गाइस अपनी स्टोरी के हिसाब से इस सीरीज का जो एनिमेशन है वो भी कमाल का है। एंड आई होप कि तुम लोगों को सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो कमेंट करके अपना राय जरूर बताना। और अगर नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो तुम्हें कल ही चाहिए तो फटाफट से इस वीडियो पे 2K लाइक्स और 200 कमेंट्स पूरा कर दो, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे इसका नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो तुम्हें कल ही देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।